कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है और इसकी क्या अहमियत है। सो इंटीरियर डिजाइनिंग एक्चुअली आपकी जो घर की जगह है उसको खूबसूरत बनाती है, लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड मटेरियल्स में और लिमिटेड टाइम में। लोगों को जो होता है कि वो कहते हैं कि ये हमें चीज भी चाहिए अपनी मर्जी की और पॉकेट फ्रेंडली चाहिए। हमारे पास हमें ये पता होता है कि हमें ये लुक चाहिए, हमें ये कलर चाहिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल्स में ये सब्स्टिट्यूट्स हैं या हमारे पास ऑप्शंस हैं। सो हम ऑप्शन ए, बी, सी, डी अकॉर्डिंग टू द बजट वी कैन यूज दैट। हमारे जो घर का माहौल है या इर्द गिर्द का जो हमारा टेक्सचर या कोई भी कलर्स की स्कीम है, ये किस तरह हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है। वी ऑलवेज सजेस्ट के वहाँ पे आप रेड कलर या बहुत ब्राइट कलर, वार्म कलर पैलेट को ना यूज करें। घर का डिजाइन है वो दमा और एलर्जी के जिस तरह के केसेस होते हैं, क्या ये उस पे भी असरअंदाज होती हैं चीजें? क्योंकि आप उसके इर्द गिर्द ही सांस ले रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके अंदर जा रहे हैं और रिजल्ट क्या होता है कि एस्थमा है, ब्रीदिंग इश्यूज हैं। लिविंग रूम में या लाउंज में कौन सी ऐसी चीजें रखें कि जिससे बच्चे स्क्रीन टाइम कम कर दें? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टीवी से या स्क्रीन से डिसएंगेज हो तो सबसे पहले यू आर सपोज टू चेंज द सिटिंग पैटर्न, क्योंकि ध्यान अगर उस तरफ नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो स्क्रीन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा उससे डिसएंगेज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अली रज़ा एक नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक बहुत अहम मौजू और मुनफरिद मौजू पर बात करूँगा। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे टेक्सचर्स, रंग, डिज़ाइंस होते हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा की रूटीन, हमारे जो दिमागी सेहत है, बच्चों की नशोनुमा, उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। हम इन सारी चीज़ों को किस तरह बेहतर करके अपने मूड को या अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक पीएचडी डॉक्टर तैयबा हुसैन, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पीएचडी रखती हैं और उनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो सस्टेनेबल डिज़ाइनिंग है एंड शी इज़ द ओनली वन हैविंग दिस डिग्री इन होल पाकिस्तान। तो मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, हम आपसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बात करेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या है और इसकी क्या अहमियत है। देखिए, अगर हम लोग अपने कल्चर के बारे में बात करें, अगर हम अपनी सोसाइटी के बारे में बात करें और अगर हम एक मुनफरिद इंसान, बीइंग अ ह्यूमन भी अगर हम बात करें, तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है और उनका ज़िंदगी का एक पूरा एसेट होता है घर बनाना। और अगर वो घर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आपके जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली और आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो बन जाए, तो वो जो एक टिपिकल हाउस है वो एक्चुअली हैप्पी होम बन जाता है। सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक्चुअली आपकी जो घर की जगह है उसको खूबसूरत बनाती है, लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड मटेरियल्स में और लिमिटेड टाइम में। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्या मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? देखिए, अगर हम लोग स्टाइल्स की बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टाइल्स, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ ऐसे स्टाइल्स होते हैं जो, जैसे हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे टेम्परेचर, हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। यही अगर हम लोग वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पर उनके क्लाइमेट और उनके कल्चर, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली स्टाइल्स होते हैं। सो स्टाइल्स तो बहुत से हैं, विक्टोरियन है, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है, कॉन्टेम्प्रेरी है, फ्यूजन है, मिनिमलिस्ट है और मतलब आप नाम लेते जाएं और बस गिनते जाएं। लेकिन जो इनमें मेरा पर्सनल और मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है दैट इज़ मिनिमलिस्ट, और उसमें मैं फेंग शुई के जो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं मैं उनको इनकॉर्पोरेट करती हूँ और एक हैप्पी होम बनाती हूँ। अच्छा, इसमें मैडम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में कितना टाइम लगता है एक पीएचडी करने में और इसकी क्या अहमियत है? हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में लोग इसको किस तरह लेते हैं? देखिए, पाकिस्तान में ना एक मिसकंसेप्शन है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है बड़ा अमीरों का शौक़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 कनाल का भी घर डिज़ाइन किया है और मैंने 2 मरले का भी घर डिज़ाइन किया है। द थिंग इज़ कि इट डिपेंड्स ऑन योर विजन एंड इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेशन टू हैव नाइसली डन होम। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो देखिए, हर इंडस्ट्री को डेवलप करने में और हर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो ऑब्वियसली इतना ट्रेंड नहीं था इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, लेकिन अब छोटे बच्चे को भी अपने कमरे की रिक्वायरमेंट और अपनी स्पेस का पता होता है
और एक 80 साल के बुजुर्ग को भी पता है कि मुझे अपने कमरे में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से मुझे क्या चाहिए. सो द थिंग्स हैज़ चेंज्ड नाउ. और लोगों को इसके इम्पोर्टेंस का पता है. लोगों को ये पता है कि अगर हमने पैसा लगाना है एक घर बनाने के लिए तो क्यों ना हम उन जगहों पे लगाएं जो कि हमारी ज़रूरत है, और जहाँ पे पैसा लग के देखने में भी खूबसूरत लगेगा और इस्तेमाल करने में भी कंफर्टेबल होगा. सो टाइम के साथ साथ, और अगर आज के करंट उस पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो नो डाउट लोगों को पता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों कराना चाहिए. आजकल तो लोग इस पे काफ़ी पैसे भी खर्च करते हैं, और जब भी सुना है कि घर बनाते हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनर को ख़ुसूसन हायर किया जाता है कि आप हमारे घरों के जो डिज़ाइन हैं वो दें. और अमूमन बड़े सगीर में भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया या कोई दूसरे जो ममालिक हैं एशिया के, इनमें घर बड़े लश टाइप के बनते हैं, इनकी ऊपर बहुत ज़्यादा तज़ीन व आराइश पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है और हमारा जो ट्रेडिशन है वो, और हमारी जो सकाफ़त है उसमें खूबसूरती बहुत ज़्यादा है. अगर हम लोग एशियन कल्चर की बात करें और अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, या अगर हम लोग बड़े सगीर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है इट्स वेरी ग्लोरियस, इट्स वेरी ग्रैंड. एंड उसमें आपको कलर, टेक्सचर्स, डिज़ाइन, पैटर्न्स आपको बहुत मिलते हैं और आपको बहुत रीगल और रॉयल लुक मिलती है. इस्लामिक आर्किटेक्चर में कुछ आपके पास लिमिटेशन होती है जिसमें आप फिगर्स यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस्लामिक आर्किटेक्चर उस चीज़ को कभी भी अपनी वीकनेस नहीं बनाता, और इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्लामिक आर्किटेक्चर बहुत रिकॉग्नाइज्ड और इस्टेब्लिश स्टाइल है जो वेस्ट में भी इस्तेमाल होता है और जो ईस्ट में भी इस्तेमाल होता है. अच्छा मैडम, आजकल क्या इंटीरियर डिज़ाइन में टेक्नोलॉजीज़ लेटेस्ट यूज़ हो रही हैं? जिस तरह बहुत सारी ऐप्स बन गई हुई हैं कि जो आपको खुद, आप उसको एक पिक्चर देते हैं और वो आपको सारा मॉडिफाई कर देती हैं चीज़ों का. तो ये किस तरह इंसानी सेहत पे या आपके जो दिमाग की जो एबिलिटी है सोचने की, आपके डिज़ाइन करने की, इसको ये किस तरह चेंज करिए? क्या इसमें रेनोवेशंस आ रही हैं? किस तरह ये सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंसानी दिमाग की ही एक तख्लीक है. और जो टेक्नोलॉजी है, हम ये कहते तो हैं कि उसने इस इंसानी दिमाग को बीट कर दिया है, लेकिन जो ओरिजिनल डिज़ाइन होता है वो इंसानी दिमाग से ही आता है. लेकिन ये है कि हम उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं विद द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी और एआई. अब उसमें यह है, जैसे हमारे पास टाइम रिस्ट्रेन होता है, आपके पास मटेरियल की चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है. पहले हमारे पास ये होता था कि फुल प्रूफ डिज़ाइंस इस तरह से थोड़ा मुश्किल था कि आपको पहले एक चीज़ लगानी पड़ती थी और फिर आपको पता चलता था कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो अब आई एम सपोज टू रिमूव इट, और फिर हम कुछ और इसमें चीज़ लगाएंगे. लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एआई अब ये है कि हमारे पास एक फ्यूचर की पर्सपेक्टिव पिक्चर हमारे पास सामने ही आ जाती है, और उसमें ये जो आपके एरर फ्री डिज़ाइंस होते हैं उसकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा श्योरिटी के साथ आपके सामने आ जाती है. रेस्ट इज़ जो ओरिजिनल डिज़ाइंस हैं, इवन एआई को कमांड देने के लिए भी यू आर सपोज टू यूज़ द ह्यूमन ब्रेन. तो आप ये कह सकते हैं कि एआई हेल्प करती है जो आपकी एबिलिटी है उसको रिफाइन करने में, लेकिन 100% एआई का रोल नहीं होता. ऑब्वियसली ओरिजिनल डिज़ाइंस तो इंसान से ही आएंगे. अच्छा, इसमें फिर एक बहुत ज़्यादा और कंसर्न होता है कि लोगों को जो होता है कि वो कहते हैं कि ये हमें चीज़ भी चाहिए अपनी मर्ज़ी की और पॉकेट फ्रेंडली चाहिए. तो इसमें किस तरह आप फिर चीज़ों को मैनेज करते हैं? अच्छा, इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. और हर क्लाइंट जो होता है हमारे पास, चाहे वो 1 करोड़ का बजट हो उसका, 2 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, उसका एक पहला जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि हमारे पास जो डिज़ाइन है वो बजट फ्रेंडली हो. अब इसमें फिर आपको रोल समझ आता है इंटीरियर डिज़ाइनर का और एक लेमैन के बीच में, या जो एक ठेकेदार है उसमें क्या फ़र्क है, और एक जो इस्टेब्लिश प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर है उसमें क्या फ़र्क है. अब इसमें यह है कि हमारे पास, हमें ये पता होता है कि हमें ये लुक चाहिए, हमें ये कलर चाहिए, हमें ये टेक्सचर चाहिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल्स में ये सब्सटीट्यूट्स हैं या हमारे पास ऑप्शंस हैं. सो हम ऑप्शन ए, बी, सी, डी अकॉर्डिंग टू द बजट वी कैन यूज़ दैट. उसमें ये होता है कि जो आपका बजट होता है वो कंट्रोल्ड होता है, लेकिन जो आपने एक्सपेक्टेड जो आपका डिज़ाइन होता है और जो आउटकम होता है वो वैसा ही आ जाता है जैसा आप चाह रहे होते हैं. अच्छा मैडम, मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ कि आपके साथ बैठकर, आप एक चूँकि पीएचडी इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग है एंड वन एंड ओनली पर्सन इन पाकिस्तान के जो सस्टेनेबल डिज़ाइन में भी
PhD की डिग्री रखती हैं। अच्छा मैडम, ये सस्टेनेबल जो डिज़ाइन है ये क्या है और इसकी क्या अहमियत है? अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बड़े सेट पैटर्न में और रेशो में बनाई है, और ख़राबी वहाँ पर होती है जब हम इस परफेक्ट रेशो के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। इसमें डिफरेंट आपके कारण हो सकते हैं, मार्केटिंग, कमर्शलाइजेशन, इवन एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट ही आपको सिखा देती है कि दाग तो अच्छे होते हैं। सो सस्टेनेबल डिज़ाइन इज़ अ डिज़ाइन जो आपको टाइम के साथ साथ उसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपके डिज़ाइन पे, आपकी लिविंग पे और आपकी ह्यूमन हेल्थ पे नहीं आते। आप इसको इको फ्रेंडली डिज़ाइन भी कह सकते हैं, आप इसको अर्थ डिज़ाइन भी कह सकते हैं, आप इसको ह्यूमन फ्रेंडली डिज़ाइन भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग जो मटेरियल्स हैं वो ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। जैसे आपके पास वुड है, आपके पास लाइमस्टोन है, और उसमें हम लोग जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं और उसमें जो हमारी आर्टिफिशियल मटेरियल्स होते हैं, हम उसका जो यूजेज होता है वो कोशिश करते हैं कि वो ना करें। और अगर कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसका यूजेज कम से कम हो, सो दैट जब आप उस डिज़ाइन को यूज़ करें, जब आप उस डिज़ाइन में रहना शुरू करें, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आपके पास आएँ, और सिर्फ डेकोरेटिव एलिमेंट ना हो, फंक्शनल एलिमेंट भी हो, और वो सेफ एंड साउंड हो हर तरह से। सो मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये इस किस्म की चीज़ है कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें क्या किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, या इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इनका बेसिकली क्या मटेरियल होता है? देखिए, अगर हम बात करें, जैसे आपने बरसगीर के आर्किटेक्चर की बात की थी, तो उसमें आपने देखा होगा, अगर हम लोग लाहौर फोर्ट भी देखें, या अगर हम लोग बादशाह मस्जिद भी जाएं, तो वहाँ पर ब्रिक्स की जो मटेरियल है वो नेचुरल है। वहाँ पर जो दरवाज़ों की चौखटें हैं वो सारा वुड यूज़ हुआ है। वहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो और आप मस्जिद वज़ीर खान गए हों, तो वहाँ पे जो दीवारें हैं, और इवन बादशाह मस्जिद में जो दीवारें हैं, वो आपके जो ग्रेन्स हैं उनको मिक्स करके उन्होंने वहाँ पे दीवारें बनाई हुई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारा नेचुरल एलिमेंट है, नेचुरल मटेरियल्स हैं, और जो इतने सालों बाद भी, इतने 100 सालों बाद भी, इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए, वो आज भी अपनी जगह पे हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं और उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, उसका कोई बाउंस बैक नहीं कर रहा, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट। सो आपके पास ये, अब ऑब्वियसली जैसे अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, सो ऑब्वियसली जो नेचुरल मटेरियल्स है वो हमारे पास लिमिटेड ही हैं। सो वी जस्ट मेक श्योर कि जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन डायरेक्टली मटेरियल्स के साथ होना है, वहाँ पे हम लोग नेचुरल मटेरियल्स यूज़ करें। और इवन अगर हम लोगों ने आर्टिफिशियल मटेरियल्स भी यूज़ करने हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के मटेरियल्स ना यूज़ किए जाएं जिसमें से हार्मफुल रेज निकलती हैं या उसके फ्यूम्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्गर रन में जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो वो आपके पास डिफरेंट जो आपके हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं वो उनको प्रमोट करता है। और अब इसमें ये भी सवाल आ जाता है कि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के बगैर तो हम लोग नहीं काम कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो अब लाइफस्टाइल है, या जो हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। सो उसमें हम फिर ये करते हैं कि जो सस्टेनेबल डिज़ाइन है, कि टेक्नोलॉजी की हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को अकोमोडेट करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग नेचुरल एलिमेंट्स को वहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे फेंग शुई के रूल्स होते हैं, वाटर एंड प्लांट्स। अब बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, सो हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जब उन प्लांट्स को ऐड करते हैं, तो इंडोर क्वालिटी जो है आपकी वो इम्प्रूव हो जाती है, और एक सेफ, हेल्दी और साउंड एनवायरनमेंट आपको मिलता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और सस्टेनेबल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपने गाइड किया है, साथ सारा एक्सप्लेन भी किया है। अच्छा, मैं आपसे अब कुछ सवाल बेसिक पूछूंगा कि हमारे जो घर का माहौल है, या इर्द गिर्द का जो हमारा टेक्सचर या कोई भी कलर्स की स्कीम है, ये किस तरह हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है? बच्चों की सेहत पे खुसूसन या बड़ों की सेहत पे किस तरह ये असरअंदाज होती है? अच्छा देखिए, पहले तो अगर हम लोग घर की बात करें, या अगर हम लोग जनरल पर्सपेक्टिव में भी बात करें, तो एक हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनिंग का या डिज़ाइन का एक बहुत बेसिक एलिमेंट है, दैट इज़ कलर। और कलर के बगैर तो ये दुनिया ही नहीं है। इवन विदाउट कलर वी कैन नॉट सी एनीथिंग। सो कलर की एक बहुत अपनी साइकोलॉजी होती है, और कलर हमारे मूड्स पे, हमारे थिंकिंग पे
इवन हमारे काम करने की जो एबिलिटी होती है उस पर भी इफेक्ट करता है। सो अगर हम लोग कलर की बात करें तो जैसे रेड कलर है, इट्स अ वेरी हाइपर एक्टिव कलर, और अगर आप उसको एक ऐसी जगह पे लगा देंगे जहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप सोच लेंगे क्या होगा। आपका ब्रेन आपके बॉडी के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ब्रेन बहुत जल्दी चल रहा होगा और आपकी बॉडी उसको मैच नहीं कर पाएगी। सो ऑब्वियसली वो फिर थोड़ी गड़बड़ होती है। जैसे आपके लिविंग रूम्स हैं, वी ऑलवेज सजेस्ट कि वहाँ पे आप रेड कलर या बहुत ब्राइट कलर, वार्म कलर पैलेट को ना यूज़ करें, क्योंकि वार्म कलर पैलेट आपको ऑटोमेटिकली बहुत हाइपर एक्टिविटी और बहुत साइकोलॉजिकली आपको बहुत हाइपर एक्टिव कर देता है। जैसे येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। सो कलर की एक अपनी साइकोलॉजी है, और अगर हम बहुत बेसिक तरीके से भी चलना शुरू करें तो कलर से ही आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने एक्टिविटी जोन्स को बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं, उन्हें अच्छा भी बना सकते हैं, उन्हें बुरा भी बना सकते अच्छा, हैं। हमारी फील्ड में तो मैडम जो रेड कलर है वो डेंजर को जाहिर करता है कि बहुत एमरजेंसी है। हमने वो पेशेंट्स के लिहाज से उनको डिवाइड किया होता है कलर्स का, कि वो रेड है, ग्रीन है, येलो है, कि ये जो पेशेंट है वो सिर्फ ओपीडी बेसिस पे ट्रीट हो सकता है। येलो है तो आप उसको थोड़ा सा स्टे हॉस्पिटल में करवाएंगे, रेड है तो जी फ़ौरन एमरजेंसी की कैफियत है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह सस्टेनेबल डिज़ाइन में आप बता रही थी कि जो हम चीज़ों को रीयूज़ करते हैं या रिसाइकल करते हैं, कुछ जो हैज़र्ड्स, जो इन्वायरमेंट को चीज़ें पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाले मटेरियल्स हैं, उसको कोशिश करते हैं कि अवॉइड किया जाए। तो जो घर का डिज़ाइन है वो दमा और एलर्जी के जिस तरह के केसेस होते हैं, क्या ये उस पर भी असरअंदाज होती हैं चीज़ें? बिल्कुल असरअंदाज होती हैं। और ये जो प्रैक्टिस है जिसमें आपके ये जो एस्थमास हैं या जो आपका ब्रीदिंग इशू है, ये अब लोग इसके बारे में बहुत अवेयर हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं और बहुत से ऐसे फाइबर के पैटर्न्स होते हैं, वीव के पैटर्न्स होते हैं जो अपने अंदर डर्ट को कैच करते हैं। Yes. अब हम लोग जिस क्लाइमेट में रहते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली हमारी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया नहीं होता। अगर ग्रीन एरिया हो जाए तो वो डर्ट को कंट्रोल कर लेता है, उसको उड़ने नहीं देता। लेकिन हमारे इर्द गिर्द क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमारे पास ग्रीन एरिया बहुत कम है। अब उसका रिज़ल्ट क्या आया है कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, इट्स वेरी डस्टी, और ये जो एस्थमा है या जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, इसका एक मेन रीज़न हमारा डस्ट भी होता है। जी बिल्कुल। सो उसमें ये है कि जैसे लोगों को कारपेट्स बड़े पसंद होते हैं, ईरानी कारपेट हैं और हम वहाँ से लाए हैं और ये तो बिछाना ही है, लेकिन आपको कुछ अर्से बाद पता चलता है कि उस कारपेट में एक्चुअली डस्ट जो है वो कैच होती जा रही है, जमा होती जा रही है, और क्योंकि आप उसके इर्द गिर्द ही सांस ले रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके अंदर जा रहे हैं और फेफड़ों में जा रहे हैं, सांस की नाली में जा रहे हैं, और रिज़ल्ट क्या होता है कि एस्थमा है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं। सो इसमें हम ये कहते हैं कि प्लीज़ अवॉइड करें ऐसे मटेरियल्स को अपने इर्द गिर्द रखना, जैसे अपहोल्स्ट्री है, कुशन्स हैं जिसमें डर्ट कैच हो, टेक्सचर्स को कम रखें। इसके अलावा जो रग्स हैं, वॉल टू वॉल कारपेट्स हैं, इनको अवॉइड करें। इवन जो आपके कर्टन्स हैं उसमें जो मटेरियल्स हैं वो कॉटन जो वीव है आप उसको लेके जाएं। कलर पैटर्न्स वो तो आप अपनी मर्जी से लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो कॉटन फैब्रिक होता है उसमें ये एबिलिटी होती है, क्योंकि कॉटन इज़ लाइक अ नेचुरल फाइबर, सो उसमें ये एबिलिटी होती है कि इवन अगर डर्ट चला भी जाए तो वो प्रोसेस करता है और वो अपने अंदर उस डर्ट को जमा होने से रोकता है। सो ऑब्वियसली अगर आपने कॉटन यूज़ किया हुआ है, अगर आपने प्लेन वीव यूज़ किया हुआ है, तो डर्ट को स्टे करने का कोई रूम ही नहीं मिलेगा। जब रूम नहीं मिलेगा तो वो रहेगी नहीं, जब रहेगी नहीं तो आपके सांस में नहीं जाएगी और आपके ये हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। अच्छा मैडम, हम रंगों की बात कर रहे थे, तो जो ये पिंक कलर है ये हमेशा फॉर गर्ल्स और ब्लू जो कलर है वो जी बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, तो इसके पीछे क्या थीम है? अच्छा, ये मॉडर्न कल्चरल ट्रेंड है, ये कोई बायोलॉजिकल रूल नहीं है कि जो पिंक है वो गर्ल्स के लिए होगा और जो ब्लू है वो बॉयज़ के लिए होगा। इवन अगर आप इंग्लिश एरा में जाएं और वहाँ पे अगर आप लेट 80s में और अर्ली 90s में देखें तो वहाँ पे रूल रिवर्स था, क्योंकि वो कहते थे कि जो रेड कलर है दिस इज़ एक्चुअली इसका जो टिंट होता है वो पिंक होता है, और क्योंकि जो रेड है वो बहुत हाइपर एक्टिव कलर होता है तो दिस इज़ द पिंक कलर, द रेड कलर इज़ एसोसिएटेड विद द बॉयज़।
और जो ब्लू कलर है क्योंकि वो बड़ा सोबर सा है, कूल है, तो वो गर्ल्स के लिए है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, उसकी वजह से ये कलर्स चेंज हो गए हैं और अब कहा जाता है कि जो पिंक कलर है वो गर्ल्स के लिए है और जो ब्लू कलर है वो बॉयज़ के लिए। अदरवाइज डिज़ाइन की फील्ड में ऐसा कोई इस्टेब्लिश्ड रूल या प्रिंसिपल नहीं है जो ये डिफाइन कर सके कि कोई भी कलर किसी एक जेंडर के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा कलर कौन सा पसंद किया जाता है लोगों में? देखिए, डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा, सबसे इंटरनेशनली भी जो ब्लैक, और जिस तरह आप रेड का बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी कि ये सबसे ज़्यादा कलर जो है वो यूज़ किया जाता है और लाइक भी किया जाता है। लेकिन देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज़ करें। जैसे अगर हम इंटीरियर की बात करें तो रेड इज़ अ बिग नो नो, यू आर नॉट सपोज टू यूज़ रेड कलर, इवन इफ़ यू वांट टू, तो आपको उसको न्यूट्रल के साथ टोन डाउन करना पड़ेगा। सेम रूल इज़ फॉर द ब्लैक, क्योंकि रेड की और ब्लैक की जो प्रेजेंस होती है ना वो बहुत डिप्रेसिंग और बहुत लाउड होती है। जैसे ब्लैक इज़ अ बिट डिप्रेस्ड और जो रेड कलर है वो बहुत लाउड होता है। सो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे इसको यूज़ करें और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। रेस्ट इज कलर जो है वो लोगों को अपने हिसाब से पसंद होता है, लेकिन जब अगर हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें तो हम लोग हमेशा इंस्पिरेशन लेते हैं पेंटोन कलर ऑफ द ईयर से, क्योंकि वो पूरी दुनिया में डिज़ाइन की जो फील्ड है उनको उसको कंट्रोल करते हैं और हमें एक इंस्पिरेशन दे देते हैं कि इस साल आपने ये रंग लगाना है, इस साल आपने ये रंग लगाना है। जैसे अब की बार जो पेंटोन कलर ऑफ द ईयर है वो क्लाउड वाइट है और ऐसा पहली बार हुआ है 1990 से अब तक के पैंटोन ने वाइट की फैमिली को कलर ऑफ द ईयर डिफाइन किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि ये जो पूरा साल है अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन जो कल्चरल फिनोमिना चल रहा है और जो ओवरऑल इंटरनेशनली जो पर्सपेक्टिव चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो वाइट कलर है इट ब्रिंग्स पीस, कामनेस, प्योरिटी। सो अब की बार ये जो पूरा साल है इसमें जो इंस्पिरेशन है वो तो पैंटोन कलर ऑफ द ईयर की वाइट है। अच्छा मैडम, आप जब पेरेंट्स आते हैं कि हमने अपने बच्चे का कोई लिविंग रूम सेट करना है तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करती हैं? मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका जो एक कमरा है वो किस तरह का आइडियल होना चाहिए और उसमें क्या चीज़ें ऐसी हमें रखनी चाहिए कि जो बच्चों की दिमागी सेहत पर अच्छा असर डालें, उनकी नशोनुमा में बेहतर रहें, उनको किसी चीज़ से कोई एलर्जी ना हो या वो अच्छा कूल एंड काम कंफर्टेबल फील करें, उनकी नींद अच्छी हो। आप इसके बारे में क्या पेरेंट्स को गाइड करती हैं? अच्छा देखिए, इसमें जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि वो किस एज ग्रुप में है। अगर हम टॉडलर्स की बात करें तो ऑब्वियसली उनके लिए ये बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है जिसमें उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, उन्होंने बॉडी के माइलस्टोन्स अचीव करने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप उसको कंफर्टेबल बनाएं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल ना यूज़ करें जो सिंथेटिक बेस्ड हो या बहुत प्रोसेस्ड मटेरियल हो। सेकेंडली, इंस्टेड ऑफ हैविंग स्क्रीन, हम कहते हैं कि आप वहाँ पे कोई ऐसे टॉयज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी रखें जिसमें बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, इंस्टेड ऑफ कि वो कहीं एक जगह बैठें और बस बैठे ही रह जाएं। सो उसमें हम जो इवन बेड्स भी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छा वहाँ पे जैसे कोई ब्लॉक्स हो गए या एक गेम आती है जिसमें आप वो जो बॉल्स हैं उनको ऐड कर देते हैं और वो काउंटिंग, या अगर काउंटिंग ना भी करें तो वो जस्ट हाथों की मूवमेंट से उसको लेफ्ट राइट करते रहें। उससे होता है कि आपके हाथों के जो मसल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। और दूसरा, कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे ऑलरेडी उस एज ग्रुप में बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और इवन अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव ना भी हो तो वो एज ऐसी होती है वो एक्टिव ज़रूर होता है, उसको हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। उसमें फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो बहुत हाइपर एक्टिव कलर्स हैं, वार्म कलर पैलेट है जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड हो, आप वो वाले कलर्स ना यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ आप ग्रीन की फैमिली यूज़ करें, ब्लू की फैमिली यूज़ करें, पर्पल की फैमिली यूज़ करें, इवन येलो की फैमिली यूज़ कर लें। और उसमें एक्टिविटी बेस्ड और फ्लोर सिटिंग के साथ जो आपके गेम्स होती हैं उनको भी आप उसमें ज़रूर ऐड करें। मैडम ने बहुत अच्छी बातें की हैं एक तरह की कि जिस तरह वालिदैन का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि जी हम अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह कम करें, और हम भी अक्सर बताते हैं वालिदैन को कि बच्चों का स्क्रीन टाइम उनके लिए इतना अच्छा नहीं है या आप इस तरह कम करें। तो ये भी मैं समझ रहा हूँ कि जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो एक फ़ील्ड है उसमें भी आपकी महारत के अगर आप बच्चे को इस तरह के कोई टॉयज़
या कुछ इस तरह की चीज़ें, कलर्स वगैरह प्रोवाइड करें, तो उनसे भी उनकी रिकॉग्निशन जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो मूड है वो बेहतर हो सकता है और आप स्क्रीन टाइम को उनकी को कम कर सकते हैं। जी। अच्छा मैडम, ये लिविंग वॉल क्या होती है? जो लिविंग वॉल है ये बेसिकली एक एलिमेंट है, या आप एक टाइप कह सकते हैं लैंडस्केपिंग की, जिसमें हम लोग वेजिटेशन को और फ्लोरा को ऐड करते हैं। और ये पर्टिकुलरली जो आपके अर्बनाइजेशन के रिजल्ट में आपके पास कम जगह होती हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा यूजेज में आ जाती हैं, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपके पास बैरन लैंड नहीं है फॉर हैविंग सम लॉन या कोई पार्क हो या इस तरह का, सो उस ऐसी जगहों में ग्रीनरी को ऐड करने के लिए हम लोग लिविंग वॉल को यूज़ करते हैं। क्योंकि देखें, इंसान की जो फितरत है ना, वो ये है कि वो नेचुरल एलिमेंट्स के साथ, पौधों के साथ, ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ जब वो उसका इंटरेक्शन होता है ना, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आपकी जो वर्क क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ग्रो करती है। सो अर्बनाइजेशन में जब आपके पास बैरन लैंड नहीं है, तो ऐसी जगहों पे जब आप एक कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड अपनी एक ग्रीन स्पेस रखना चाहते हैं, तो आप लिविंग वॉल या फिर आप वर्टिकल गार्डनिंग को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर या जो हमारी इनर सर्विसेज हैं, अंदर जो घर हैं इंडोर वगैरह, उसमें आप क्या समझते हैं कि ये इन प्लांट्स का होना बहुत कितना ज़रूरी है? देखिए, प्लांट्स का होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोग अब जिस एरा में रह रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल मटेरियल्स, प्रोसेस्ड एलिमेंट्स के बगैर हम लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। सो हर जो टेक्नोलॉजी होती है, अगर उसके पॉजिटिव कुछ एलिमेंट्स हैं तो उसके नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, और नेगेटिव एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए यू आर सपोज टू हैव इंडोर प्लांट्स, क्योंकि वो इंडोर प्लांट्स आपकी इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंडोर प्लांट्स को रखते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग फ्लोरा ना रखें, आप लोग वेजिटेशन रखें। वेजिटेशन डजंट मीन कि आपने सब्जियां रखनी है। वेजिटेशन इज़ द प्लांट कैटेगरी जहाँ पे आपके पास सिर्फ लीव्स होते हैं, आपके पास फूल नहीं होते, और वो उसकी वजह से वो जो पॉलन की जो एलर्जी वाला एलिमेंट होता है वो नहीं आता। जैसे बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसानों की एक्टिविटी को, इंडोर एयर क्वालिटी को, और इवन आपके स्लीप पैटर्न्स को भी इम्प्रूव करती हैं। जैसे आपका स्नेक प्लांट है, आपका लेवेंडर है, इवन आपके पास बैसिल होता है। आप उसको मतलब इंडोर तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप टेरेस पे और इस तरह से आप लगा लें तो उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। कहाँ पर ये प्लांट्स लगाना ज़रूरी है? मतलब हर कोई तो ना इनको अफोर्ड करता होगा, ना कोई उनके पास स्पेस होती होगी, तो कहाँ पर ये प्लांट्स बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं कि जी लगाने ही लगाने हैं, रखने हैं आपने? कि हम लोगों का जो सेटअप है, जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है, उसमें हम लोग अपने दिन का मैक्सिमम टाइम जो हम घर पे गुजारते हैं वो हम लोग लिविंग रूम में या लाउंज में गुजारते हैं। वहाँ पे आपकी मेन एक्टिविटी है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों ने रहना है, तो वहाँ पे यू शुड हैव सम स्नेक प्लांट या कोई इस तरह का प्लांट जो आपकी इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। या फिर ये कि जैसे कुछ लोगों को स्लीप पैटर्न में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यू कैन हैव लेवेंडर प्लांट इनसाइड नियर योर बेड। उससे ये होता है कि आपका जो स्लीप पैटर्न होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। और अगर आपको बहुत शौक है किचन गार्डनिंग का, तो यू कैन हैव किचन गार्डनिंग इन योर किचन। अच्छा, तो कलर्स की कोई लैंग्वेज होती है मैडम? कलर्स की बिल्कुल लैंग्वेज होती है। जिस तरह से उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, इसी तरह से कलर की लैंग्वेज होती है। जैसे अभी फरवरी में हमारा वैलेंटाइन डे गुजरा है, उसमें एवरीवन वाज लाइक सपोज टू हैव और गिव रेड रोजेस। रेड की जो लैंग्वेज है दैट इज अफेक्शन, अट्रैक्शन, लव। इसी तरह से अगर वाइट की हम बात करें तो इसकी लैंग्वेज होती है पीस। और अगर आपने जैसे होटलिंग तो सब करते हैं, मे बी आपने ऑब्जर्व किया हो कि होटल में या जो आप फूड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा होता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों होता है? नहीं। क्योंकि ग्रीन आपकी एपेटाइट को बढ़ाता है, और आपकी एपेटाइट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए वो अपने सराउंडिंग्स में ग्रीन कलर को ज़रूर रखते हैं। दिस इज एक्चुअली अ लैंग्वेज ऑफ कलर। हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि ग्रीन कलर को देखें, ग्रीन ग्रास को देखें तो आपकी आंखें तेज़ होंगी, उनकी रोशनी बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी, काफ़ी आपने बताया।
अच्छा मैडम, आजकल वालिदैन का ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि वो कहते हैं कि जी बच्चे मोबाइल से और स्क्रीन से दूर नहीं होते, तो आप क्या समझती हैं कि उनके लिविंग रूम में या लाउंज में कौन सी ऐसी चीज़ें रखें कि जिससे बच्चे स्क्रीन टाइम कम कर दें या स्क्रीन को देखना छोड़ दें? आप वालिदैन को क्या एडवाइस करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा सीखता कहाँ से है। बच्चा वही करता है जो वो अपने बड़ों को करता देखता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की स्क्रीन टाइम कम हो, तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन टाइम कम करनी पड़ेगी, या एटलीस्ट अपने बच्चे के सामने मोबाइल का यूजेज आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे उस एज में बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। वो जो देख रहे होते हैं वो वही सीख रहे होते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस भी मैंने विटनेस किए हैं जिसमें बच्चों ने बोलना नहीं सीखा लेकिन वो कार्टून की लैंग्वेज बोलते हैं। बिल्कुल। या ये कि वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो कार्टून्स करते हैं। इवन जैसे एक कार्टून था, बड़ा फेमस था, डोरेमोन, जिसमें वो फ्लाई करता था। सो आई नो समवन जो डोरेमोन बन के तीसरी मंजिल से कूदने भी लगा था। सो जो कार्टून्स है उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है बच्चों में। सो उसमें सबसे पहले तो ये कि बड़ों को अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। सेकेंडली, मैं हमेशा अपने सब क्लाइंट्स को कहती हूँ कि क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि लिविंग रूम में सेंटर पॉइंट आपने किसको बनाया हुआ होता है? टीवी को। आप लोग अपना सिटिंग पैटर्न ही उस तरफ रखते हैं, उसका रुख उस तरफ रखते हैं जहाँ पे टीवी लगा हुआ है। सो आपने ऑटोमेटिकली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपना ध्यान, अपने बच्चे का ध्यान उस स्क्रीन की तरफ कर दिया, क्योंकि सिटिंग पैटर्न और पोस्चर उस तरफ है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टीवी से या स्क्रीन से डिसएंगेज हो, तो सबसे पहले यू आर सपोज टू चेंज द सिटिंग पैटर्न। उसकी डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान अगर उस तरफ नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो स्क्रीन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चा उससे डिसएंगेज हो जाएगा। इसके अलावा अपनी सराउंडिंग्स में, अगर आपके घर पे बच्चे हैं, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखना शुरू करें जिसमें बच्चे की जो हाथों की मूवमेंट है और जो पाँव की मूवमेंट है वो ज़्यादा हो, क्योंकि जब आपके हाथ और पाँव की मूवमेंट चलना शुरू हो जाती है तो दिमाग ऑटोमेटिकली उस तरफ चला जाता है। और जब दिमाग आपके हाथ और पाँव के साथ लाइजॉल में है तो वो टीवी को, स्क्रीन को का ध्यान उस तरफ जाएगा ही नहीं, चाहे वहाँ पे कितना मर्जी अट्रैक्टिव आपने कोई कार्टून लगाया हो, गाना लगाया हो एंड ऑल दैट। सो दीज आर द स्मॉल लिटिल थिंग्स जो आपको पहले खुद चेंज करनी पड़ेगी और फिर आपके बच्चे के पैटर्न में चेंज आएगा। अच्छा मैडम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सबसे पहले तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपना भी स्क्रीन टाइम जो है ना उसको देखें कि वो कितना ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे इस तरह के जो कार्टून वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है कि वो उनको प्लीज़ कर रहे होते हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करके और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि आजकल जिस तरह बढ़ती आबादी के साथ बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हमारी हो रही है और लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी अर्थ के रिसोर्सेज हैं, वो हमारे दिन ब दिन कम पड़ते जा रहे हैं। 3 मरले के घर, 2 मरले के घर बना रहे हैं। क्या आप ये समझती हैं कि ये हमारे लिए हेल्दी है? मतलब जब हम उनमें बात करते हैं तो कोई सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, कोई एयर की जो एंट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ों को आप किस तरह कन्वे करती हैं या इसके बारे में आप क्या समझती हैं? अच्छा देखिए, पहले तो एक बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर 2 मरले का हो, 3 मरले का हो, गांव में हो या शहर में हो, उसका अच्छा या बुरा बनाना रहने वालों पे डिपेंड करता है और बनाने वालों पे डिपेंड करता है। हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा घर सिर्फ वो होगा या खूबसूरत घर सिर्फ वो होगा जो बड़ा होगा। नहीं, खूबसूरत घर और वो है जिसमें रहते हुए आप खुश हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, आप जो जो एक्टिविटीज़ चाहते हैं आप वो उस जगह में वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो आपका हैप्पी होम है। अब उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि खिड़की और रोशनदान के होने से आपकी जगह डेड नहीं हो रही। क्योंकि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है, और हम कहते हैं कि अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन तो होनी चाहिए, या ये कि कोई विंडो या कोई इस तरह का होना चाहिए, तो उनका पहला कंसर्न होता है कि हमने तो एसी लगाना है। एसी आपने लगाना है, बिल्कुल लगाना है, लेकिन बंद कमरे में जो जरासीम्स होंगे
और जो आपकी एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब होगी, तो उसको भी तो हमें अकोमोडेट करना है ना। हर कोई एयर प्योरीफाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल एयर प्योरीफाई दिया हुआ है, हमारी नेचुरल लाइट, हमारा सन। सो उसके एक्सपोजर के लिए कोई छोटा सा आपको खाना तो खोलना ही पड़ेगा ना। सो पहली बात तो ये कि ये चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि खिड़की होने से, रोशनदान होने से जगह डेड नहीं होती। जगह डेड नहीं होगी, आप उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे फिर ये इफेक्ट नहीं होता कि चाहे 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है। और दूसरा ये कि अगर हम देखें, पहले ज़माने में हम लोगों के पास एसी नहीं होते थे, लेकिन हम लोगों के पास रोशनदान ज़रूर होते थे। क्योंकि ये हवा का रूल होता है कि जब वो गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, ऊपर उसको बाहर जाने के लिए कोई जगह मिलेगी तो वो बाहर चली जाएगी, और नीचे जो जगह खाली होगी वहाँ पे ठंडी और फ्रेश एयर आ जाएगी। ये मैकेनिज्म होता है वेंटिलेशन का। जब भी घर बनाएं, ये टिप भी है, जब भी घर बनाएं, छोटा हो या बड़ा हो, आपका किसी बहुत अच्छी फैंसी जगह पे हो या किसी मॉडेस्ट जगह पे हो, सिर्फ ये एक रूल रखें कि आपको एयर वेंटिलेशन या एयर सर्कुलेशन या क्रॉसिंग का बस पता हो, दैट्स इट। उसके बाद क्योंकि जब आपके पास वेंटिलेशन हो रही होती है और जब आपके पास फ्रेश एयर आ रही होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। और आज एक्सपीरियंस कीजिएगा, बंद कमरा बैठे रहें, डिप्रेस होंगे, सर में दर्द होगी, बुरा हाल होगे, ऐसे ही सैड सॉन्ग सुनने को दिल चाहेगा। जैसे ही आप लोग वेंटिलेशन को क्रॉस करेंगे, फ्रेश हवा को क्रॉस करेंगे, ऑटोमेटिकली इंस्टेंट आपके मूड में चेंज आएगा। सो वेंटिलेशन का रूल अपनाएं, और घर छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा अच्छा लगेगा। अच्छा मैडम, आजकल जो क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे अपने घरों की डिज़ाइनिंग के लिए, उनकी क्या ज़्यादा डिमांड्स होती हैं? किस तरह के घर आजकल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? डिज़ाइनिंग किस तरह की आजकल ज़्यादा जो इन है, किस तरह की है वो, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखिए, क्लाइंट ना 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको जो बहुत क्लियर विजन के साथ आते हैं कि हमें किस लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए। तो कुछ लोगों ने पहले से खुद भी प्लान किया होता है, देखा होता है जी, वो अपना होमवर्क करके आते हैं। और कुछ होते हैं जिनको शशकों के लिए घर चाहिए होता है, उनको सिर्फ डेकोरेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए होता है। सो अब अगर हम लोग डेकोरेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ जाएं, जिसमें उनको थोड़े शशके चाहिए और खूबसूरती ज़्यादा चाहिए, फंक्शनैलिटी भी चाहिए, लेकिन डेकोरेटिव पर्सपेक्टिव उनके लिए ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो उसमें फिर वो ट्रेडिशनल या कॉन्टेम्प्रेरी या एक स्पेनिश डिज़ाइन बहुत चलता है आजकल, पाकिस्तान में तो बहुत ही चल रहा है, या विक्टोरियन स्टाइल बहुत चलता है, क्योंकि उसमें आपके पास कर्व्स होते हैं, इंट्रिकेट पैटर्न्स होते हैं, डिटेलिंग्स होती हैं, आपके पास मेटालिक कलर्स होते हैं, तो वो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और दूसरी तरफ एक और पर्सपेक्टिव होता है जहाँ आपके पास जगह कम होती है, तो आप मिनिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जाते हैं, जिसमें आप स्ट्रेट लाइंस यूज़ करते हैं, टू दी पॉइंट, जहाँ पे चीज़ चाहिए बस वहीं पे होगी। मतलब कलर पैलेट जो होती है उसमें वो आप टिंट्स यूज़ करते हैं, न्यूट्रल कलर्स यूज़ करते हैं। किसी को रंग बहुत खूबसूरत लगते हों, जैसे मेरी तरह मुझे रंग अपनी हर जगह इर्द गिर्द ज़रूर चाहिए होते हैं, तो कोई एक पॉपअप कलर आप यूज़ कर लें और उसको ब्लेंड कर लें आप न्यूट्रल कलर्स के साथ। सो ज़्यादातर ये 2 जो डिज़ाइंस हैं ये प्रैक्टिकल होते हैं, और जो क्लाइंट्स होते हैं ये 2 पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही आते हैं। अच्छा मैम, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मुताबिक एक अच्छा जो लिविंग रूम या बेडरूम है, एक अच्छा किचन और एक अच्छा बाथरूम, उसको बनाने के लिए क्या चीज़ें, किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए जो आपको पसंद हो? इट्स अ टफ क्वेश्चन क्योंकि डिपेंड करता है। देखिए, हम जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसमें हमारी पर्सनल इनपुट तो होता है, लेकिन हम लोगों ने वही फॉलो करना होता है जो क्लाइंट हमें कहता है। हाँ, हम क्लाइंट को ये बताते ज़रूर हैं कि ये इतना अच्छा लगेगा और ये इतना अच्छा लगेगा, तो आप उसमें से चूज़ कर लें। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव पूछें उन लोगों के लिए जिन्होंने घर बनाना है, तो डिपेंड करता है कि आपके घर का एरिया कितना है, और अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले रखना चाहते हैं तो गो फॉर द मॉडर्न और गो फॉर द फ्यूजन। फ्यूजन में ये होता है, फ्यूजन को हम कॉन्टेम्प्रेरी भी बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्सचर बना लेते हैं, और वो छोटा एरिया हो, बड़ा एरिया हो, आप जिस भी हिसाब से बना रहे हो वो हमेशा खूबसूरत लगता है। या फिर ये कि अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपका बहुत बिजी लाइफस्टाइल है
और आपके पास हाउस स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं है या आप रखना नहीं चाहते, तो फिर आप मिनिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जाएं जिसमें स्ट्रेट लाइंस हैं और उसमें फैंग शुई के जो रूल्स हैं आप उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। और अगर जैसे एरिया आपके पास ज़्यादा है और आपको बहुत डिटेल वाले डिज़ाइंस पसंद हैं या आपको डिटेलिंग्स पसंद हैं ऑब्जेक्ट्स में, तो फिर आप स्पेनिश स्टाइल की तरफ जा सकते हैं या फिर आप विक्टोरियन की तरफ जा सकते हैं। और अगर किचन की बात करें तो देखिए, किचन में ना एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और किचन में ऑलरेडी एक फायर का एलिमेंट आपके पास होता है, सो इट मीन्स कि वो गर्मी और वो सारा होगा और हमारा जो अपना क्लाइमेट है वो भी गर्म होता है। सो उसमें मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा मिनिमलिस्ट अप्रोच की तरफ जाएं, स्ट्रेट लाइंस, लेस कलर, बिल्कुल नीट क्लीन स्लीक डिज़ाइन, क्योंकि वो हाइजेनिकली भी अप्रूव्ड होता है, प्लस उसमें जो आपकी एक्टिविटी है कुकिंग की वो ज़्यादा है, सो इर्द गिर्द हॉप नॉच आपके पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इजी टू मेंटेन है। क्योंकि स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं या मिनिमलिस्ट अप्रोच होती है, यू आर नॉट सपोज टू हैव लॉट्स ऑफ हाउस स्टाफ के जी वो आए और वही करें, आप खुद भी उसको मेंटेन कर सकती हैं। क्योंकि किचन में दो एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं डिज़ाइन में, एक आपका हाइजीन और दूसरा उसकी मेंटेनेंस। सो ये दोनों चीज़ें आपके मिनिमलिस्ट अप्रोच में बहुत ईजीली डिफाइन हो जाती हैं। और बाथरूम को किस तरह डिज़ाइन किया जाए? देखिए, बाथरूम डिपेंड करता है कि वो किस जगह के लिए। जैसे अगर आप एक गेस्ट बाथरूम बनाना चाहते हैं, जिसे हम लोग पाउडर रूम भी बोलते हैं, तो उसमें यू आर नॉट सपोज टू हैव शावर। आपका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि हाथ धोना है और या कमोड रख लें। सो ये दो एलिमेंट्स जो ज़रूरत है सिर्फ उतनी, आपको उसमें बहुत एड ऑन्स करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली क्योंकि उसमें वहाँ पे जो वो जो पाउडर रूम है वो प्योरली या ज़्यादातर उसका इस्तेमाल गेस्ट के लिए है, और गेस्ट जो हैं अगर हर रोज़ भी आएँ तो 2-4 आ जाएंगे, ये मैं बहुत एक्सेप्शनल बता रही हूँ, अदरवाइज हफ्ते में 1-2 आएंगे। सो उसमें क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ फॉर द गेस्ट, तो आप उसको बहुत लग्जरी इन द सेंस, ज़रूरी नहीं है कि लग्जरी एसोसिएटेड हो पैसे से, आप उसमें मटेरियल्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिनकी लुक बहुत एक्सपेंसिव और लग्जरी आती है। मे बी यूजेज ऑफ मेटालिक्स, मे बी जो टेक्सचर है वो आप बहुत शाइनी यूज़ कर सकते हैं, लेस कलर्स विद द हिंट ऑफ मेटालिक्स, और साथ में कोई एक पॉपअप कलर एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छा मैम, आप क्या समझती हैं कि एक घर मतलब कितनी जगह में बनाया जाए, उसके कितने कमरे हो जो सेहत के बुनियादी असूलों पर भी पूरा उतरता हो? अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि एक अच्छे घर में कितने कमरे होने चाहिए, क्योंकि कमरों का जो नंबर है वो डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज़ पे। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है और आपके पास जो फैमिली मेम्बर्स हैं ज़्यादातर 5 होंगे या 7 होंगे, तो उसमें ऑब्वियसली कम से कम आपके पास 4 कमरे तो होने ही चाहिए, क्योंकि उसमें लाउंज को आप एज अ ड्राइंग रूम भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं और बाकी जो बच्चों के कमरे हैं वो एज अ गेस्ट बेडरूम्स भी ट्रीट हो सकते हैं, और प्लस एक आपका जो अपना बेडरूम है। ऐसे जो साइज होते हैं घरों के, जैसे 2 मरले का है, 3 मरले का है, उसमें फिर हम ये कहते हैं कि जो किचन है आप मे बी आप 2 वॉल या ओपन स्पेस वाला जो डिज़ाइन होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पार्टीशंस जो होती हैं वो विजुअली भी और फीलिंग वाइज भी चीज़ों को छोटा करती हैं। जब आप पार्टीशंस को ख़त्म कर देते हैं तो वो ओपन स्पेसेस लगती हैं, तो नेचुरली और विजुअली और फीलिंग के हिसाब से भी वो खुला लगता है। सो जो नंबर ऑफ रूम्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फैमिली एंड योर रिक्वायरमेंट। अच्छा मैडम, मैंने आजकल देखा है कि आजकल तो जो मॉडर्न घर बन रहे हैं उनमें जो उनकी छतें होती हैं, रूफ़ होती हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शाहकार देखने को मिलते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैंने अक्सर कुछ घरों की वीडियोस भी देखी हैं कि जहाँ पर उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, उन्होंने कुछ थोड़ा सा ग्रास लगाया हुआ है, इसके अलावा बारबेक्यू वाला सिस्टम चलता है, तो इसमें क्या जिद्दत आई है, किस तरह इसको आप लेकर चलते हैं? इसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो रूफटॉप गार्डन्स हैं, इनको हम रूफटॉप गार्डन्स बोलते हैं क्योंकि ये छत पे बनाए जाते हैं। इसमें आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप उसको गार्डन के तौर पे रूफ को बनाएं या फिर वैसे भी या आप बैरन बना लें। तो ये जो रूफटॉप गार्डन्स है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अगर आपने बाबुलो तारीख की किताबों में अगर आपने पढ़ा हो तो बाबुलो नैनवा के आपने हैंगिंग गार्डन्स के बारे में पढ़ा होगा, बेबीलोन गार्डन्स। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से आया है और ये बहुत पुराना है।
हमारी हिस्ट्री में ये हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने किताबों में देखा है। सो उसमें ये है कि बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका जो टेस्ट है, आपके जो शौक हैं, उसके हिसाब से आप अपनी छत को डिज़ाइन कर सकते हैं। और इवन इसमें जैसे कुछ लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज़ को बड़ा शौक होता है बारबेक्यूज़ पार्टीज़ के लिए एंड ऑल, तो आप उसमें अपना बारबेक्यू का सेटअप भी वहाँ पे बना के रख सकते हैं। जो रूफटॉप गार्डन्स हैं वो भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें बस आप गमले वगैरह लगा के और आर्टिफिशियल ग्रास लगा के आप एरिया को डिफाइन कर लेते हैं, और एक होता है जिसमें आप प्रॉपरली सॉइल को प्रिपेयर करके 5, 7 या 11 लेयर्स की सॉइल होती है, और उसमें आप इवन जो आपके प्लांट्स हैं, पौधे, दरख्त नहीं, प्लांट्स, पौधे, आप उसमें वो भी ग्रो कर सकते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे ही ग्रो होते हैं जिससे आप लॉन में ग्रो करें एंड ऑल दैट। लेकिन उस पर्टिकुलर पैटर्न में ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो छत है उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो इतना वेट को सस्टेन कर सके, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर होता है स्टैटिकली, लैंडस्केप और इंजीनियरिंग। अच्छा मैडम, आप चूँकि एक टीचर और लेक्चरर भी हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और आपके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होंगे, आप क्या समझती हैं कि ये जो फील्ड है इसको आप आने वाले वक्तों में कहाँ पर देख रही हैं? और अमूमन हमारा सोच यही है कि ये तो फील्ड सिर्फ लड़कियों की ही है, क्या इसमें लड़के भी काम करते हैं? उनकी किस तरह की डिज़ाइनिंग या उनका क्या कैलिबर होता है, वो इसमें तरक्की करते हैं? देखिए, पहली बात तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई रियली लाइक इट। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इवन मेरे पास 100 सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए और वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इवेंट मैनेजमेंट। तो ये जो इंडस्ट्री है ये कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है, क्योंकि देखें, घर तो आपने बनाना ही बनाना है, चाहे आप छोटा बनाएं, चाहे आप बड़ा बनाएं, चाहे आप गांव में बनाएं, चाहे आप शहर में बनाएं। और अब जो हालात चल रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, जो गांव भी हैं वो सुकड़ते हुए सिटी में ही आते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सो ये जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के साथ ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री है। सो बहुत सक्सेसफुली प्रेजेंट है और आगे रहेगी भी। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, जो बहुत अच्छा सवाल है कि लड़कों का इस फील्ड में क्या काम है। भाई, लड़कों का ही तो काम है। देखें, मैंने पहले ये बताया था कि जो कलर होता है ना, वो जेंडर एसोसिएटेड नहीं होता। इसी तरह से जो आपके एस्थेटिक्स है ना, वो भी जेंडर एसोसिएटेड नहीं होते। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, एंड दे आर बॉयज़। और उनके डिज़ाइंस देखें, उनकी सिलेक्शन ऑफ कलर्स देखें, उनके सिलेक्शन ऑफ टेक्सचर्स देखें, बहुत खूबसूरत, और उनके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। सो जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो डिज़ाइन की फील्ड है, दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द जेंडर, इट इज़ ओनली एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक्स। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने भी कुछ अपने कोलीग्स और ये देखे हैं, लेकिन मेरा आपसे पूछने का मकसद भी यही था कि मैं ख़ुद भी तजस्सुस में था कि मतलब लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आजकल लड़कियां भी लड़के भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो जो ये डिज़ाइनिंग या कोई आपका जो एक माइंड इतना बेहतर है, इसमें आपका इम्पैक्ट रोल बहुत ज़्यादा है चीज़ों को बेहतर करने में, वो लोगों को अच्छी लगें। अब हम देखते हैं कि अमूमन जिस तरह हमारी गलियां सज जाती हैं, रोड्स पे अक्सर औकात सजावट हुई होती है, तो ये सारी चीज़ें एक माइंड के जो उसकी जो डिज़ाइन है उसको उसकी अक्कासी करती हैं। देखिए, यही बात है कि जो हर इंसान में ना खूबसूरती को अप्रिशिएट करने की जो हिस्सा है वो अल्लाह ताला ने नेचुरली दी है। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आपने अपने जो एस्थेटिक्स हैं उनको प्रोफेशनली किस तरह से लेके जाना है, और उसको आपने प्रोफेशनली सीखना कैसे है, सो दैट आप आगे उसको एग्जीक्यूट कर सकें। सो हाँ, बिल्कुल, एस्थेटिक्स तो आपके पास हैं, सिर्फ आपने ये सीखना है, और वो टाइम के साथ साथ, और जहाँ से आपको ये नॉलेज मिल जाए वहाँ से ये आप सीख लें कि आपने उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कैसे बनाना है, और उसको एक सक्सेसफुल डिज़ाइन में आपने उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। अच्छा मैडम, आप कोई टेक अवे मैसेज आप जो देना चाहें इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ओवरऑल,
कुछ आप अपना बताएं या कुछ आप अपने स्टूडेंट्स को भी कोई मैसेज देना चाहती हो तो ज़रा ज़रूर दें। कि स्टूडेंट्स तो आई होप कि बहुत से देख भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स तो मेरा प्राइड हैं, और जहाँ पर भी हैं दुनिया के जिस भी कोने मैं पे यहाँ पे हैं। बताता चलूँ कि मैं ख़ुद भी मैडम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैडम ने मुझे जब मैं मैट्रिक में था तो तब मुझे टीच किया हुआ है, तो आज हम भी जहाँ पर इस स्टेज पे पहुँचे हैं तो उसमें मैडम का भी बहुत एक अहम रोल है। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आज मैं अपनी टीचर के साथ बैठा हूँ कि जो ख़ुद भी एक पीएचडी इंटीरियर डिज़ाइनिंग और पीएचडी इन सस्टेनेबल डिज़ाइनिंग, और ये पाकिस्तान में वाहिद मैडम है, टीचर हैं कि जो जिनके पास ये डिग्री है, मेरी टीचर है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई रियली अप्रिशिएट। सो स्टूडेंट्स तो मेरे लंदन, सऊदीया, दुबई, उसके अलावा यूनान, कतर, बहुत जगहों पे काम कर रहे हैं। सो यू ऑल आर माई प्राइड। और बाकी मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि देखें, एस्थेटिक्स जो होते हैं वो हर एक में मौजूद होते हैं, और उसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना ये आपकी मोरल और एथिकल ड्यूटी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है। और आई ट्रूली बिलीव कि आपको जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, आपको जॉब गिवर बनना चाहिए। सो इंडस्ट्री में आएँ और काम करें, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ, और इसी तरह से ज़िंदगी का सर्कल चलता है। अच्छा मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप जॉब को प्रेफर करना चाहती हैं या अपने बिजनेस को? इतने स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के बाद और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आई ट्रूली बिलीव कि आपको जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, आपको जॉब गिवर होना चाहिए। सो आपको काम छोटा करें या बड़ा करें, थोड़े से शुरू करें, लेकिन अपना काम शुरू करें, सो दैट आप नौकरी ना ढूंढें बल्कि आप दूसरों को नौकरी दें। और यही मेरा मोटो भी है। और मैं जब अपने स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करती हूँ तो हम लोग उसी 3 महीने के कोर्स में और उसी क्लासेस में हम लोग अपने जो बिज़नेस प्रपोजल्स हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और आगे चल के उसी को एग्जीक्यूट करते हैं, सो दैट जब पढ़ने के बाद वो मार्केट में जाएं तो उन्हें शॉप टू शॉप या शोरूम टू शोरूम नौकरी ना ढूंढनी पड़े, वो खुद अपने CEO बने और ख़ुद अपनी कंपनी बने और ख़ुद अपना बिज़नेस रन करें। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें गवर्नमेंट को जो है इस बारे में कितना ध्यान देना चाहिए कि जो लोग इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, लड़के या लड़कियां, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए? आया उनको अभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ उनकी जॉब के लिए मिलती हैं या नहीं? अच्छा देखिए, गवर्नमेंट में ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादातर एकेडमिया में होती हैं। कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहें तो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में आप एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन और वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। बट इवन इन दैट सिनेरियो मैं फिर भी यही कहूँगी कि अगर आपने वो जॉब करनी भी है टीचिंग की, तो साथ में आपको अपना कोई ना कोई बिज़नेस, आपको अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा मैडम, अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो, आप कहाँ पर पढ़ाती हैं या आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करती हैं या आपका क्या कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे वो मेरे नाजरीन के लिए बता दें। कि मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे है और यूट्यूब पे है। तो मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं मेरे स्टूडेंट्स को, अगर कोई ज़रूरत होती है किसी ओपिनियन की या मशवरे की या एडवाइस की, तो वो वहीं पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एनीवन कैन कांटेक्ट मी। मैडम आपका बिलीज़े बाय डॉक्टर तैयबा ऑन इंस्टाग्राम। आप डॉक्टर तैयबा को सर्च कर लेंगे, बिलीज़े को सर्च कर लेंगे तो मैं दिख जाऊंगी। और फेसबुक पे भी ऐसे ही है और यूट्यूब पे भी ऐसे ही है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई रियली अप्रिशिएट। तो नाजरीन, आपने सारी पॉडकास्ट देखी है। मेरे साथ थी डॉक्टर तैयबा हुसैन जो कि PhD हैं इन सस्टेनेबल इंटीरियर डिज़ाइन और पाकिस्तान में वन एंड ओनली पर्सन हैं जिनके पास ये डिग्री है। उम्मीद है आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी और समझ आई होगी। इससे मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डायरेक्ट डॉक्टर साहिबा के पेज पे भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।